Welcome to the next video of Indian Express Explained series for Prelims 2025. This is the second part of June month. So टाइगर रिजर्व से स्टार्ट करते हैं. NTCA की वेबसाइट से मैंने ये मैप लिया है. So important टाइगर रिजर्व्स प्लीज ट्राई टू रिमेंबर. मैप को देखोगे तो आसान हो जाएगा. जैसे राजाजी और कॉर्बेट उत्तराखंड में, पीलीभीत और दुधवा उत्तर प्रदेश में, वाल्मीकि बिहार में, बक्सा वेस्ट बंगाल, MONK मॉन्क होता है ना, तो वेस्ट टू ईस्ट, मानस ओरांग नामेरी काजीरंगा आसाम में है. देन पक्के, जिसको पकवई टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, ये यूपीएससी ने पूछा भी है. पक्के कामलांग नामदफा अरुणाचल में, डंपा मिजोरम में, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, सिमलीपाल सतकोसिया उड़ीसा, इंद्रावती छत्तीसगढ़, नागार्जुन सागर श्रीसाइलम लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में. तो इस तरीके से प्लीज देख लेना और आपको याद हो जाएगा. ठीक है. निमोनिक बनाना चाहते हो स्टेट वाइज तो वैसे भी कर सकते हो. अब कुछ जो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है वो देख लेते हैं. रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में, रानीपुर उत्तर प्रदेश में, वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश में, धौलपुर करौली कहाँ पर है? राजस्थान में, और जो गुरु घसीदास तैमूर पिंगला है वो छत्तीसगढ़ में, और रातापानी टाइगर रिजर्व जो 57 टाइगर रिजर्व है लेटेस्ट, वो है MP में मध्य प्रदेश में. राइट. अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर के बारे में. देखो 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बोला था कि जो डेथ पेनल्टी है इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, लेकिन जो जजेस हैं उनको खून का प्यासा नहीं होना चाहिए, और डेथ पेनल्टी अगर आप अवॉर्ड कर रहे हो इट शुड बी डन इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, है ना, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस. अब जब हम पार्डनिंग पावर की बात कर रहे हैं, इट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. सो प्रेसिडेंट किन किन लोगों को पार्डन कर सकता है? पर्सन ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट अ यूनियन लॉ, कोर्ट मार्शल, डेथ सेंटेंस. और ये जो पार्डनिंग पावर है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी. राइट. इट इज एक्सरसाइज्ड ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव रीजन फॉर द डिसीजन ही इज टेकिंग. उसके बाद पार्डनिंग पावर में क्या क्या इंक्लूड होता है? पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रिस्पाइट, रिप्रीव. सो लक्ष्मीकांत से आप ये देख लेना. रिप्रीव का मतलब स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, रिस्पाइट का मतलब अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस, रेमिशन का मतलब रिड्यूस, कम्यूट का मतलब सब्स्टिट्यूट करना लाइटर फॉर्म से पनिशमेंट को, और पार्डन मतलब कंप्लीटली एब्सॉर्ब द कन्विक्ट, पूरी तरीके से उसको माफ कर देना. ठीक है. अब क्या प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है वो चैलेंज हो सकती है? यस इट कैन बी चैलेंज, है ना. इट कैन बी चैलेंज ऑन मल्टीपल ग्राउंड. कि मटेरियल जो रेलेवेंट मटेरियल था आपने उसको कंसिडर नहीं किया, आपने जो पावर का यूज किया है वो पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए किया है, या आपने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया, देयर वाज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड. देखो शत्रुघ्न चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014 में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दिया क्योंकि मर्सी पिटिशन को डिसाइड करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था. ठीक है. सो ये है पार्डनिंग पावर के बारे में. आगे बात करते हैं. देखो COP29 कहाँ पर हुआ? बाकू अजरबैजान में हुआ. ठीक है. और इसमें एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था कि हमको जो नया क्लाइमेट फाइनेंस गोल है ना उसको डिटरमाइन करना था कि क्या होगा नया क्लाइमेट फाइनेंस गोल्स, जिसको हम बोलते हैं NCQG. अब ये NCQG है वो देखेंगे, पहले थोड़ा सा कहानी समझ लो. देखो UNFCCC के अंदर रिच और जो डेवलप कंट्रीज हैं उनकी ये ऑब्लिगेशन है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा दे. किस लिए? ताकि वो क्लाइमेट चेंज से लड़ सके. 2009 में डेवलप कंट्रीज ने प्रॉमिस किया कि हम हर साल $100 बिलियन देंगे फ्रॉम द ईयर 2020 ऑनवर्ड्स, लेकिन वो अभी तक ऐसा कर नहीं पाए. OECD की रिपोर्ट बोलती है कि 2022 में ऐसा हुआ है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज बोलती है नहीं, आपने डबल काउंटिंग की है, आपने इनोवेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस यूज की हैं, और तब आप बोल रहे हो कि टारगेट अचीव हो गया, बट आपने नहीं अचीव किया. 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट था उसमें ये बोला था कि डेवलप कंट्रीज they must periodically increase this sum of $100 बिलियन आफ्टर 2025, है ना, क्योंकि जो क्लाइमेट फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है. तो ये जो नया टारगेट है, जो इंक्रीज टारगेट 100 बिलियन से ज्यादा, उस टारगेट को बोला जाता है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, NCQG. देख लो यहाँ पे. ठीक है. 21 का जो COP होता है COP21 वहां पे ये प्रपोज हुआ था. ठीक है. ये हमने समझ लिया. और आर्टिकल 9 जो पेरिस एग्रीमेंट का इट टॉक्स अबाउट क्लाइमेट फाइनेंस. ठीक है.
ये आपको क्लियर है। अभी जो बाकू में जो समिट हुई, COP29, तो क्या उन्होंने फाइनली अचीव डिसाइड किया, $300 बिलियन। ये है एनसीक्यूजी का टारगेट, नया क्लाइमेट, जो कि इंडिया और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज ने बोला भाई इट इज इनसफिशियंट, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगेंगे, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। अब ना क्लाइमेट फाइनेंसेस के सोर्सेज क्या हैं, ठीक है, आपको क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए पैसा चाहिए, तो क्या क्या सोर्सेज से आ सकता है, UNFCCC, UNCCD, इनके अंदर कुछ फाइनेंशियल मैकेनिज्म है उसके थ्रू, जैसे कि देखो लॉस एंड डैमेज फंड जो कि COP27 इजिप्ट में हुई थी वहां पे स्टैब्लिश किया गया था। ग्रीन क्लाइमेट फंड 2010 COP16 में। अडेप्टेशन फंड 2001 में स्टैब्लिश हुआ। स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, लीस्ट डेवलप कंट्रीज फंड, ये 2001 में स्टैब्लिश हुआ, है ना। और इन दोनों फंड को कौन एडमिनिस्टर कर रहा है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। और उसके बाद आप मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स से लोन ले सकते हो, ग्रांट ले सकते हो, नेशनल गवर्नमेंट वो कुछ पैसा अलोकेट कर सकती है क्लाइमेट फाइनेंस के लिए। और फिर आप कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कार्बन ट्रेडिंग वगैरह उसके थ्रू भी पैसा क्लाइमेट फाइनेंस के लिए वो कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। प्राइवेट फाइनेंस जैसे कि ग्रीन बॉन्ड किसी ने इशू कर दिया एक्सेट्रा, ठीक है, ये हो गया। अब हम जल्दी से बात करते हैं कैवली प्राइस के बारे में। देखो कैवली प्राइस ना 3 एरिया में दिया जाता है, एस्ट्रोफिजिक्स, नैनो साइंस एंड न्यूरो साइंस। एस्ट्रोफिजिक्स लार्जेस्ट साइंस है, नैनो साइंस स्मॉलेस्ट है, और जो न्यूरो साइंस है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स। अब कैवली जो थे वो एक नॉर्वेजियन अमेरिकन साइंटिस्ट, बिजनेसमैन एंड फिलांथ्रोपिस्ट थे। उन्होंने कैवली को फाउंड किया इन 1958। कैवली को जो कंपनी थी वो क्या करती थी, वो प्रेशर ट्रांसड्यूसर को मैन्युफैक्चर करती थी। अब ये प्रेशर ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, ये ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि प्रेशर को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। सो कैवली प्राइस इन 3 एरिया में, आपको बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं जगन्नाथपुरी टेम्पल की। सो कंटेक्स्ट क्या है कि जो बीजेपी की नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है ना उड़ीसा में, उन्होंने बीजेडी को रिप्लेस किया है, बीजू जनता दल को। तो बीजेपी की गवर्नमेंट ने बोला कि हम जो जगन्नाथपुरी टेम्पल के जो चारों गेट्स हैं उनको ओपन कर देंगे डिवोटीज के लिए। अब गेट्स के बारे में जानने से पहले जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में जान लेते हैं। इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 12th सेंचुरी में बाई किंग अनंत वर्मन चौड़ा गंगा देवा ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। जगन्नाथपुरी टेम्पल को यमनिका तीर्थ भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो यमराज है उनकी पावर नलीफाइड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्वयं प्रभु जगन्नाथ विराजमान है। इस टेम्पल को व्हाइट पगोड़ा कहा जाता है। ब्लैक पगोड़ा किस टेम्पल को कहा जाता है, प्लीज राइट इन दी कमेंट बॉक्स। और जो जगन्नाथपुरी टेम्पल है इट इज पार्ट ऑफ 4 धाम पिलग्रिमेज। बाकी 3 कौन से हैं, बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम, ठीक है। जो कि जो हमारे आदि शंकराचार्य जी थे उन्होंने 4 दिशाओं में 4 मठ स्टैब्लिश करे, ठीक है। तो 4 धाम के पार्ट है। अब जो 4 गेट है ना इसके बारे में हम जानते हैं। देखो जो ईस्ट फेसिंग गेट है उसको बोला जा रहा है सिंह द्वार, लायंस गेट, ठीक है, लायंस गेट। अगर आप लायन गेट के थ्रू एंटर करते हो टेम्पल में, सो आपको मोक्ष मिल जाएगा और यू विल बी लिबरेटेड फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ और रिबर्थ। अब जो नदन गेट है वो है हस्ती द्वारा, मतलब एलिफेंट गेट, और यहाँ से आप एंटर करते हो तो इट विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ। फिर उसके बाद जो सदन है वो है अश्व द्वार, अश्व का मतलब होता है हॉर्स। तो अगर आप इस गेट से एंटर करते हो तो यू विल गेट रीड ऑफ योर कामा, मतलब आपको डिजायर और प्लेजर का रिक्वायरमेंट ही नहीं होगा, आपको कहेगा ये चाहिए ही नहीं अपने को। फिर उसके बाद है व्याघ्र द्वार, व्याघ्र का मतलब होता है टाइगर। तो अगर आप इस गेट से एंटर करते हो तो आपको आपके धर्म के बारे में रिमाइंडर मिलता है, मतलब आपको जो कंडक्ट है जो बिहेवियर है वो राइट होना चाहिए, राइट। सो ये हो गया, हमने जगन्नाथपुरी टेम्पल और 4 जो दरवाजे हैं उनके बारे में जान लिया। अब देखो जो जगन्नाथपुरी टेम्पल है इट इज एज पर कलिंगा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। और कलिंगा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर किसके अंदर आता है, नगरा स्टाइल के। सो नगरा स्टाइल का एक सब स्टाइल है, सब डिवीजन है, आप कह सकते हो कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें द्योल होते हैं, द्योल का मतलब टावर। कलिंगा आर्किटेक्चर में टावर को क्या बोला जाता है, द्योल, और हॉल को क्या बोला जाता है, जगमोहन। प्लीज याद रखना, जैसे रेखा द्योल, पीदा द्योल एंड खाकरा द्योल। तो अगर ऐसा कहीं तीनों लिखा है तो ये दीज आर दी टेम्पल्स आर्किटेक्चर टाइप ऑफ कलिंगा आर्किटेक्चर, है ना। कलिंगा आर्किटेक्चर के 3 टेम्पल टाइप है, ठीक है। सो अब ये आपको क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये न्यूज है, देखो ये है ज्योतिर्मठ और ये है कैंची धाम आश्रम, ठीक है। अब उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि
यूनियन गवर्नमेंट को उन्होंने बोला है कि आप, सेंटर ने अप्रूव कर दिया है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल दिया था कि जोशीमठ जो तहसील है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उसको ज्योतिर्मठ रीनेम किया जाए, और कोशिया कटोली जो तहसील है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, उसको परगना श्री कैंची धाम अब उसका नाम रख दिया जाए। ठीक है, अब देखो जोशीमठ को ओरिजिनली ज्योतिर्मठ ही बोला जाता था। ठीक है, और ज्योतिर्मठ को किसने स्टैब्लिश किया था? आदि शंकराचार्य जी ने। ठीक है, वो वेदांता, अद्वैत वेदांता की फिलोसफी को उन्होंने प्रमोट किया था। उन्होंने यहाँ पे एक ट्री के अंदर तपस्या भी की थी, उस ट्री का नाम है अमर कल्प वृक्ष। अब ज्योतिर्मठ कहाँ से आता है ये शब्द? ये आता है डिवाइन लाइट ऑफ नॉलेज। ज्योति का मतलब ही होता है डिवाइन लाइट। ठीक है, उसके बाद ये जो कोशिया कटोली है, कोशिया का कहाँ से आया ये नाम? कोशिया कटोली आया कोसी रिवर से, और कुटोली मतलब विलेज और सेटलमेंट। कुमाऊनी लैंग्वेज में विलेज और सेटलमेंट को कुटोली भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब इस कोशिया कटोली को रीनेम किया जा रहा है ये कैंची धाम आश्रम, परगना श्री कैंची धाम आश्रम। ठीक है, नीम करोली बाबा जी का आश्रम है ये। ठीक है, और उनके जो कुछ फेमस वेस्टर्न डिसाइपल थे उसमें स्टीव जॉब्स, एप्पल के को फाउंडर, प्रोफेसर रामदास, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। ठीक है, ये सब है, तो इसमें इतना ही है। ठीक है, अब बात करते हैं चीता के बारे में। देखो, हम चीता लेकर आए हैं प्रोजेक्ट चीता के अंदर, कहाँ से? नामीबिया और साउथ अफ्रीका से, और हमने उनको कहाँ रखा? कूनो नेशनल पार्क। तो इनका पहला घर इंडिया में क्या है? कूनो नेशनल पार्क। और अभी बोला जा रहा है कि जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एमपी में, इट कैन बी दी सेकंड होम फॉर चीताज इन इंडिया। ठीक है, तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जान लेते हैं। सो ये मानसौर और नीमच डिस्ट्रिक्ट जो कि एमपी में है, वहाँ ये पूरा स्प्रेड है, एंड इट इज ऑन दी बॉर्डर विद राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे ये देख लो आप, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये और बाकी राजस्थान का बॉर्डर लगता है। अब जो चंबल रिवर है इस सेंचुरी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और चंबल रिवर के ऊपर आपका गांधी सागर डैम भी है। ठीक है, अब गांधी सागर में आपको सवाना इकोसिस्टम मिलेगा, यहाँ पे ओपन ग्रासलैंड भी मिलेंगे, ड्राई डेसिडुअस ट्री मिलेंगे, स्ट्रब्स मिलेंगे, और जो रिवरिन वैलीज हैं वो यहाँ पे एवरग्रीन है। अब आपको एक और चीज जाननी है कि मसाई मारा ये नेशनल रिजर्व है केनिया में। ठीक है, अब एक और चीज आपको जाननी है, एक और फैक्ट, कि भैंसरोगढ़ सेंचुरी कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, इतना ही समझो बस, भैंसरोगढ़ सेंचुरी कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, अब चैलेंज क्या है कि ये गांधी सागर में चीता सर्वाइव कर पाए, चीता का एक वाइबल हैबिटेट क्रिएट हो जाए। तो जो प्रे बेस है ना उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा, ऑगमेंट करना पड़ेगा। जैसे अब चीता किसको खाएंगे भाई? ये डियर वगैरह इनको खाएंगे ना, तो इनका पॉपुलेशन बढ़ाने की, ऑगमेंट करने की जरूरत है। दूसरा जो चीता है उनका ना फाइट हो सकता है लेपर्ड पॉपुलेशन से, लेपर्ड से। सो लेपर्ड दे कैन पोज अ थ्रेट टू चीतास, है ना? क्योंकि वो सेम प्रे के लिए कम्पीट करेंगे ना, ये भी लेपर्ड भी यही खाएगा, चीता भी यही खाएगा। ठीक है, उसके बाद स्लोथ, बियर, हाइनाज एक्सेट्रा, सो ये अदर प्रेडेटर्स हैं, सो देयर कैन बी कन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब ये हो गया। अब बात करते हैं बेसियन कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, BCNN के बारे में। देखो ये BCNN क्या है? ये एक नया प्रोडक्ट है जिसको डेवलप किया गया है इंकोइस द्वारा, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, और ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। तो इंकोइस ने BCNN को डेवलप किया है, और ये BCNN का काम क्या है? ये एल नीनो और ला नीना को प्रेडिक्ट करेगा, एल नीनो और ला नीना को प्रेडिक्ट करेगा। ठीक है, देखो अगर आपको वेदर फोरकास्ट करना होता है तो एक तो है स्टैटिस्टिकल मॉडल, उसमें आप क्या करते हो? डिफरेंट कंट्रीज और रीजन से जो इन्फॉर्मेशन आती है क्लाइमेट से रिलेटेड, उसके बेसिस पे आप फोरकास्ट करते हो। और एक है डायनेमिक मॉडल। डायनेमिक मॉडल में आप क्या करते हो? आप 3D मैथमेटिकल सिमुलेशन करते हो एटमोसफेयर का, यूजिंग हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, HPC, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स। ठीक है, अब BCNN में क्या है? डायनेमिक मॉडल प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप यूज करते हो। तो जो फॉरकास्ट कर पाओगे ना आप एल नीनो और ला नीनो का, वो 15 महीने का आपके पास लीड टाइम है, और जो दूसरे मॉडल है उसमें 6 से 9 महीने का लीड टाइम रहता है। ठीक है, सो ये है। तो BCNN क्या है वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन क्या होता है? क्लाइमेट फिनोमेना विच इन्वॉल्व चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न ट्रॉपिकल ओशन कपल्ड विद फ्लक्चुएशन इन ओवरलाइंग एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो अब देखो एल नीनो क्या होता है, ला नीना क्या होता है। देखो न्यूट्रल फेस में क्या होता है कि जो ये ईस्टर्न कोस्ट है ना पैसिफिक ओशन का, ये कूल रहता है, और क्योंकि ट्रेड विंड्स क्या करती है? वो वार्म वाटर को डिस्प्लेस करती है, ट्रेड विंड्स ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रही हैं। ठीक है, अब एल नीनो में क्या होता है कि ये जो ट्रेड विंड्स है ना ये वीक हो जाती है, ये ट्रेड विंड्स क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। तो ये वार्म, यहाँ पे जो पानी है ना
ये नॉर्मल से ज़्यादा वार्म हो जाता है, क्योंकि ये वार्म वाटर को डिस्प्लेस नहीं कर पाती, वीकन ट्रेड विंड्स, ठीक है। अब ला नीना में क्या होता है, ये ट्रेड विंड्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो ये वार्म वाटर को डिस्प्लेस कर देती है वेस्टर्न कोस्ट की तरफ। तो ईस्टर्न कोस्ट पे क्या होता है, इट बिकम्स कूलर देन द नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे अपवेलिंग भी होती है। सो ये ला नीना है, ये एल नीनो है, और ये न्यूट्रल फेस है। तो ये आपने समझ लिया। उसके बाद हम बात करते हैं कैप्साइसिन के बारे में। अब कैप्साइसिन क्या है, कैप्साइसिन क्या है, ये केमिकल है जो कि आपको मिर्ची में मिलेगा, चिली पेपर्स में मिलेगा, जिसकी वजह से मिर्ची आपको स्पाइसी लगती है। देखो, इट इज मोस्ट एबंडली फाउंड इन प्लेसेंटा ऑफ सम चिली पेपर, है ना। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था टू दी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। तो ये सबसे पहले साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में ही मिलती थी, ठीक है। अब जो ये केमिकल है ना, ये कैप्साइसिन, ये ना TRPV1 रिसेप्टर्स से अटैच हो जाता है, और ये रिसेप्टर्स ह्यूमन के नाक, मुंह, स्किन, इन सारे एरियाज में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, हीट को डिटेक्ट करते हैं, और ये कब एक्टिवेट होते हैं, जब ना टेम्परेचर राइज होता है। लेकिन कैप्साइसिन क्या करता है, एक ट्रिक खेलता है। ये ट्रिक ये करता है कि एक्चुअल में कोई टेम्परेचर राइज भी नहीं होता है, बट ये रिसेप्टर्स को बोल देता है कि भाई टेम्परेचर राइज हो गया, आप रिएक्ट करो। तो आपका जो ब्रेन है ना, उसको लगेगा कि आपकी बॉडी जल रही है, फायर है, आपको पेन हो रहा होगा, बर्निंग सेंसेशन होगी जब आप मिर्ची खाते हो, चिली यू आर कंज्यूमिंग। तो अब बॉडी क्या करेगी, आप बॉडी क्या करेगी, कूल डाउन करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो आपको पसीना आएगा, आपका चेहरा लाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। अब देखो, आपको एक बात समझने की जरूरत है, TRPV1 जो रिसेप्टर्स होते हैं, चिड़ियाओं में नहीं होते, बर्ड्स में नहीं होते, लेकिन रोडेंट्स और मैमल्स में होते हैं, ठीक है। अब आपको ये समझना है, एक और चीज है कि ना, जो हॉटर क्लाइमेट में, ट्रॉपिकल रीजन्स में, आप कह सकते हो जो कंट्रीज होती हैं, वहाँ पे मिर्च मसाले ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हॉटर इन्वायरमेंट में जो खाना होता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, इसलिए वो यूज़ करते हैं। फिर लेकिन ये मिर्ची से ये सब प्रॉब्लम हो सकती है ना। मिर्ची खाने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीजेज हो सकती हैं, तब भी लोग क्यों खाते हैं। देखो, एक तो ये है कि food with antibacterial spices probably were healthier, so people who enjoyed food with antibacterial species probably were healthier। तो एक तो ये है, रिसर्चर ने ऐसा बोला। दूसरा ना, लोग मजे के लिए, थ्रिल के लिए, ठीक है, उनको किक मिलती है इसलिए खाते हैं, ठीक है। तो देखो, एक ज़्यादा कंसंट्रेशन में खाओगे तो हार्ट बर्न, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पेन एक्सेट्रा ये सब हो सकता है। और अगर जो कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा है तो इट कैन बी टॉक्सिक, है ना। तो ये हो गया कैप्साइसिन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या है, केरला की माइग्रेशन स्टोरी। तो 80% से ज़्यादा जो केरला से लोग बाहर जाते हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, गल्फ कंट्रीज में जा रहे हैं। देखो, ये है OU बे शाहरुख खान। सो इस तरीके से आप ईस्ट टू वेस्ट याद कर सकते हो, ओमान, UAE, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ठीक है। एंड बहरीन इज एन आइलैंड कंट्री, तो आपको ये याद रखना है बस, ठीक है, हो गया। अब एक और चीज, माइप्रिस्टोन एंड मीजोप्रोस्टोल, ये दोनों क्या है, ये ड्रग्स हैं जिसको आप मेडिकल अबॉर्शन के लिए यूज करते हो, ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस की, जिसको तार वतार टेक्निक ऑफ सोइंग भी बोला जाता है। देखो, ट्रेडिशनली क्या होता है, जो फार्मर्स है ना, वो पैडी सीडलिंग को प्रिपेयर करते हैं नर्सरी में, ठीक है। और उसके बाद वो जो फ्लडेड फील्ड होती है, उसमें इन प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करते हैं। यहाँ पे जैसे ये फ्लडेड फील्ड है ना, यहाँ पे फिर ये लगाएंगे, इसको रोपेंगे, ठीक है। लेकिन लेकिन इसका फायदा है क्या, हाँ फायदा है। फायदा ये है कि इससे ईल्ड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और क्रॉप हेल्थ बेटर होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लेबर इंटेंसिव है और वाटर इंटेंसिव है। अब आप बात करो DSR की, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। इसमें नर्सरी प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, ट्रांसप्लांटेशन नहीं करना है आपको। आप डायरेक्टली पैडी सीड्स को कहाँ शो कर रहे हो, फील्ड में शो कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और सीड को आप बोने से पहले क्या करोगे, ट्रीटमेंट करोगे इन सीड का। कैसे करेंगे, दे आर सोक्ड इनटू फंगीसाइड सॉल्यूशन फॉर 8 आवर्स, एंड उसके बाद आप उसको ड्राई करोगे फॉर हाफ अ डे बिफोर सोइंग, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, वाटर कंजम्पशन रिड्यूस होता है बाई 15 to 20%, ठीक है। लेबर रिक्वायरमेंट वो रिड्यूस होती है, और क्रॉप जो है ना, वो 7 से 10 दिन पहले मैच्योर हो जाती है। और जब वो 7 से 10 दिन पहले मैच्योर हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है, पैडी स्ट्रॉ को मैनेज करने के लिए फार्मर्स के पास ज्यादा टाइम होता है, तो जो स्टबल बर्निंग वाला इशू है ना, वो नहीं होगा, ठीक है। अब आगे ये बोला कि सॉइल टेक्सचर कैसा है, उसके बेसिस पे आप ये डिटरमाइन करोगे कि आपको DSR यूज करना है या नहीं। अगर सॉइल टेक्सचर लाइट है तो आप मत करिए, ठीक है। लेकिन अगर हैवी और मीडियम टू हैवी टेक्सचर सॉइल है तो DSR बहुत सही है। क्यों ऐसा,
क्योंकि जो हैवी और मीडियम टू हैवी टेक्सचर सॉइल है उसमें क्या होता है, क्ले की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और सैंड की क्वांटिटी कम होती है, और जब ज़्यादा क्ले होती है तो मतलब वो वाटर रिटेंशन अच्छा कर पाएगी, लेकिन लाइट टेक्सचर सॉइल में वाटर रिटेंशन अच्छा नहीं हो पाता। ठीक है, अब बात करते हैं आयरन कंटेंट की। ठीक है, सो आयरन कंटेंट से भी ये डिटरमाइन होता है कि आप डीएसआर को यूज करना चाहिए आपको या नहीं करना चाहिए। देखो, ऐसी सॉइल जहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी है तो वहां पर आप तार बता और डीएसआर यूज मत कीजिए। ठीक है, अगर आपको करना है तो आपको फेरस आयन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फेरस आयन यूज करना पड़ेगा, लेकिन ऐसी सॉइल जहां पर आयरन सफिशियंट है, सो दैट इज आइडियल फॉर डीएसआर। अब एक और चीज जान लो, माझा, दुआबा और मालवा, ये पंजाब में कुछ रीजन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखो, अब बात कर लेते हैं प्रोटेम स्पीकर के बारे में। देखो, प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है कि जो नए एमपी इलेक्ट होके आए हैं उनको शपथ दिलाना, ओथ दिलवाना। ठीक है, अब प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है कि टाइम बीइंग के लिए, टेम्पररी पोजीशन है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, लोकसभा का जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है वो कौन होता है, स्पीकर होता है। स्पीकर की कुछ ड्यूटीज होती हैं। ठीक है, उसको फिलफिल करना होता है। और स्पीकर को कैसे इलेक्ट किया जाता है, बाई सिंपल मेजोरिटी वोट इन दी लोकसभा, लोअर हाउस। ठीक है, अब क्या हम, अब जब स्पीकर की पोजीशन वैकेंट है, जब नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई है, 18 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई है, तो 17 लोकसभा फिनिश हो गई, ओवर हो गया उसका टाइम पीरियड, टर्म ओवर हो गया, तो स्पीकर की को भी रिजाइन करना पड़ेगा, है ना। तो अब नया स्पीकर तो नहीं है, तो 18 लोकसभा में क्या पहले क्या किया जाता है, प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है एज पर आर्टिकल 95 क्लॉज 1। ठीक है, इस 95 क्लॉज 1 में बोला जाता है कि जब स्पीकर की पोजीशन वैकेंट है तो उसका रोल परफॉर्म किया जाता है बाई डिप्टी स्पीकर। अगर डिप्टी स्पीकर की पोजीशन भी वैकेंट है तो स्पीकर का रोल कौन परफॉर्म करेगा, ऐसा पर्सन करेगा जिसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा फॉर सच फंक्शन, तो वो है प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, नहीं है, तो कहाँ है ये पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री है, उनकी एक हैंडबुक है ऑन दी वर्किंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, उसमें ये बात मेंशन है, अपॉइंटमेंट एंड स्वेरिंग इन ऑफ स्पीकर प्रोटेम। ठीक है, तो जो सीनियर मोस्ट एमपी होता है ना लोकसभा में, नॉर्मली उसी को बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर, और उसके बाद जो 3 एमपी सीनियोरिटी में है ना, उनको अपॉइंट किया जाता है टू असिस्ट द स्पीकर प्रोटेम। ठीक है, अब जो प्रेसिडेंट है वो स्पीकर प्रोटेम को शपथ दिलवाते हैं। उसके बाद जो ये बाकी के 3 मेंबर्स अपॉइंट होते हैं वो भी प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन उनको उनको शपथ कौन दिलाता है, उनको शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, अब प्रोटेम स्पीकर उसके बाद क्या करता है, जो नए एमपीज बने हैं, ठीक है, न्यूली इलेक्टेड एमपीज, उनको शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर के बारे में हमने जान लिया। अब एक मानसून के बारे में जान लो कि जून से सितंबर का जो साउथ वेस्ट मानसून का जो सीजन होता है उसमें 70% ऑफ इंडिया एनुअल रेनफॉल हो जाती है। इंडिया की 70% एनुअल रेनफॉल इस टाइम पीरियड में ही हो जाती है। अब देखो, क्लाइमेटोलॉजिकली अगर आप बात करो, मानसून ना अंडमान सी के ऊपर कब आता है, 3rd वीक ऑफ मई, और केरला और मेनलैंड इंडिया में ये जून 1 में एंटर कर जाता है। लेकिन अर्ली या टाइमली ऑनसेट ऑफ मानसून का मतलब ये नहीं कि गारंटीड अच्छी रेनफॉल होगी या उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होगा ओवर दी कंट्री। ठीक है, और डिलेड ऑनसेट है मानसून का, इसका मतलब ये नहीं है कि बिलो एवरेज रेनफॉल होगी पूरे सीजन में। ठीक है, सो मानसून के बारे में बाकी आप पढ़ लेना। एक और चीज यहाँ देख लो, अगर लानीना कंडीशन डेवलप हुई है और पॉजिटिव आईओडी है, इंडियन ओशन डाइपोल, लानीना और पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल, तो रेनफॉल ज्यादा होगी। ठीक है, अबव नॉर्मल रेनफॉल होगी। ठीक है, आप उसके बाद ये देखो, सेंसोरी न्यूरल डीफनेस। अब ये क्या है, रेयर सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस है, मतलब आपको सुनाई देना बंद हो जाएगा, हियरिंग लॉस हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपका इनर ईयर है ना वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, सो स्टीरियो ओसिला और ऑडिटरी नर्व इज नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली लीडिंग टू डीफनेस। सो ये है सेंसरी न्यूरल डीफनेस। ठीक है, उसके बाद में लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्स इन अ पर्टिकुलर ईयर, 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। ब्लैक होल्स क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेंस ऑब्जेक्ट है जहां पर ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई भी लाइट एस्केप नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसमें इतना ही जानना है। अब बात करते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के बारे में। इसको प्रपोज किया था नीति आयोग ने, इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नीति आयोग इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, प्लीज ध्यान रखना, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन, ये वाली बॉडी इंप्लीमेंट करिए। और इसमें आप क्या क्या बना रहे हो, एक तो आप बना रहे हो इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, दूसरा आप एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्रिएट कर रहे हो, उसके बाद आप एक टाउनशिप डेवलप कर रहे हो और
चौथा गैस एंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट भी अब सेटअप करने का आपका विचार है, ठीक है। अब आपको यही समझना है इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। देखो चाइनीज जो नेवी है ना वो इंडियन ओशन में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर रही है, तो उनकी एक्टिविटीज को चेक करना, सर्विलांस करना, ठीक है, राइट। सो ये है इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। लेकिन इसके कुछ इन्वायरमेंटल कंसर्न है। देखो एक ट्राइब है सोमपेन ट्राइब और एक है निकोबारी ट्राइब, तो इस प्रोजेक्ट का इन दोनों ट्राइब्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसके बाद दो स्पीसीज हैं, निकोबार मेगापोड बर्ड और जाइंट लेदरबैक टर्टल, सो दीज स्पीसीज आर आल्सो बीइंग इम्पैक्टेड बाय दिस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ग्रेट निकोबार के बारे में जान लेते हैं। इट इज द सदर्न मोस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ द निकोबार आइलैंड। देखो कार लिटिल ग्रेट, ये है कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, तो इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, ग्रेट निकोबार, और सदर्न मोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या है, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। और ये जो इंदिरा पॉइंट का डिस्टेंस सबांग से, ये देखो यहाँ पे सबांग, सबांग पोर्ट कितना है, सिर्फ 170 किलोमीटर के आसपास है। सबांग कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है, और इंडोनेशिया के आइलैंड सुमात्रा आइलैंड में है। सुमात्रा आइलैंड में, सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया का लार्जेस्ट आइलैंड है, ठीक है। द शोम्पेन एंड निकोबारीज ट्राइबल, ये हमने देख लिया कि इंपैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, अंडमान आइलैंड को सेपरेट करता है निकोबार आइलैंड से, ठीक है। एक और चीज आपको याद रखनी है, पोर्ट कलांग कहाँ पर है, मलेशिया में। पोर्ट कलांग कहाँ है, मलेशिया में। अब यहाँ पर जल्दी से देखो, कोको आइलैंड ये म्यांमार के पास है, चाचा नेहरू ने दे दिया था, ठीक है। दिस इज पोर्ट ब्लेयर। सितवे पोर्ट म्यांमार में, चट्टाग्राम पोर्ट बांग्लादेश में, कोलकाता विशाखापट्टनम चेन्नई इंडिया में, हम्बनटोटा श्रीलंका में। सो ये स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड प्रोजेक्ट है यहाँ जो हम बना रहे हैं, ठीक है। सो इसका डिस्टेंस यहाँ पे देख लो, दिस इज मलाक्का स्ट्रेट, है ना, ये इंडियन ओशन को किससे कनेक्ट करता है, पैसिफिक ओशन से, ठीक है। थाईलैंड में यहाँ पे करा कनाल प्रपोज है, ठीक है। अब एक बार यहाँ देख लो, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, इसके अंदर आते हैं कैंप वेल बे नेशनल पार्क और गैलाथिया नेशनल पार्क। अब ये एक बार यहाँ पे भी देख लो, ठीक है। देखो ये है नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, ठीक है, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। सो नो मी सो ली, ठीक है, नो मी सो ली, इस तरीके से आप नॉर्थ टू साउथ अरेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कार आपकी लिटिल है बट ग्रेट है, कार लिटिल ग्रेट, ठीक है। और हमने देख लिया कि अंडमान और निकोबार को जो डिवाइड करता है वो 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, राइट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टाउनशिप, ICTT और वो पावर प्लांट, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ये है निकोबार मेगापोर्ट और ये है लेदरबग टर्टल। अब ये न्यूज़ है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस है उसको फॉर्मली इनोग्रेट किया है मोदी जी ने रिसेंटली, ठीक है। और ये कहाँ पर है, राजगीर में, बिहार में, ठीक है, पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पे। देखो 2006 में जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम जी, उन्होंने बोला था कि जो एंशियंट नालंदा महाविहार है उसको हमको रिवाइव करना चाहिए। सो ये जो प्रपोजल था उनका, इस प्रपोजल को एंडोर्स किया गया है 2007 के ईस्ट एशिया समिट में, ठीक है। तो अगर ये बोला जाए कि ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इसको सेटअप करने में सिर्फ इंडिया का रोल है, नहीं, इंडिया इंडिया प्लस 17 अदर कंट्रीज। कौन सी 17 अदर कंट्री, जो ईस्ट एशिया समिट में पार्टिसिपेट करती है, 10 एशियन कंट्री, फिर इंडिया, चाइना, रशिया, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, राइट। सो ये होगी 18 कंट्रीज। देखो और फिर उसके बाद 2010 में एक बिल आता है और इस बिल में ये बोला जाता है कि हम इस यूनिवर्सिटी को स्टेटस दे रहे हैं नेशनल इंपॉर्टेंस का, राइट। पहले चांसलर कौन थे, अमर्त्य सेन थे, ठीक है। और महावीरा नालंदा महावीरा और महाविहारा भी बोल सकते हो आप, इसको संस्कृत और पाली में बोला जाता है ग्रेट मोनेस्ट्री। सो ये 5th to 13th सेंचुरी तक ये एक्टिव थी। ह्वेन सांग जो चाइनीज ट्रेवलर थे उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं एंशियंट नालंदा का, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ एक बार दोबारा यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये है सो बुद्धिस्ट महाविहारा था, ग्रेट मोनेस्ट्री महाविहारा, ठीक है। स्टैब्लिश किसने किया था, कुमार गुप्ता वन, गुप्ता रूलर थे, ठीक है। और उसके बाद आपको जानना है ह्वेन सांग ने डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया, और गुप्तास के बाद पाला एम्पायर ने, पाला रूलर ने भी इस यूनिवर्सिटी को सपोर्ट किया, महाविहारा को सपोर्ट किया। डैमेज किसने किया, मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। फिर 6 सेंचुरी के बाद, मतलब 6 सेंचुरी तक ये मतलब लॉस्ट हो गई थी, उसको फिर रीडिस्कवर किया जाता है 1812 में बाय स्कॉटिश सर्वेयर फ्रांसिस बुकनन हैमिल्टन, और ऑफिशियली आइडेंटिफाई किया जाता है एज एंशियंट यूनिवर्सिटी बाय सर अलेक्जेंडर कमिंघम इन द ईयर 1861। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए कि जो करंट साइट ऑफ नालंदा इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और इट इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस 2010 में गवर्नमेंट ने दिया, हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री
सिक्योरिटी के बारे में, सिक्योरिटी इन पार्लियामेंट। अभी तक ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, PSS की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस, ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और ये PSS किसके अंदर आती थी, लोकसभा स्पीकर के अंदर आती थी। लेकिन एक इंसिडेंट होता है कि कुछ लोग पार्लियामेंट में क्या कहते हैं, जो सिक्योरिटी है उसको ब्रीच करके अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद से क्या हुआ कि अब पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है वो किसको दे दी गई है, CISF। CISF एक CAPF है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, अंडर होम मिनिस्ट्री, यूनियन होम मिनिस्ट्री, ठीक है। देखो ये जो PSS है ना, पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस, इसका ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिन है वॉच एंड वार्ड कमेटी, जिसको सेटअप किया गया था विठल भाई पटेल के इनिशिएटिव पे। विठल भाई पटेल कौन थे, वल्लभ भाई पटेल के भाई थे, और वो प्रेसिडेंट थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। और उन्होंने ये प्रपोजल क्यों दिया था कि भाई हमको इस तरह की कमेटी सेटअप करनी है, क्योंकि अप्रैल 8 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिए थे, ठीक है, इस वजह से। तो और फिर ये जो वॉच एंड वार्ड कमेटी है, इसको 2009 में रीनेम किया जाता है एज पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस, ठीक है। और ये लोकसभा स्पीकर के कंट्रोल में थी, उनको रिपोर्ट करती थी। अब क्या है कि जो सिक्योरिटी है पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स की, वो किसके पास है, वो अभी भी लोकसभा के कंट्रोल में है, ठीक है। पहले बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व थी, लेकिन अब एक सिंगल एजेंसी है CISF, विच वुड बी अकाउंटेबल टू लोकसभा थ्रू जॉइंट सेक्रेटरी, राइट, ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया सिक्योरिटी के बारे में। और एक और यहाँ पे है कि जो एलिफेंट्स है, एलिफेंट्स हैव नेम्स फॉर ईच अदर, ठीक है। सो एलिफेंट्स हैव नेम फॉर ईच अदर, राइट। अब ये हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब बात करते हैं SCO की। SCO स्टार्ट होता है इन द ईयर 1996 एज शंघाई 5। इसमें 3 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और रशिया और चाइना होते हैं। 2001 में क्या होता है कि उज्बेकिस्तान का इंक्लूजन हो जाता है और इसका नाम बदल जाता है SCO से, शंघाई 5 से SCO, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान मेंबर बनते हैं, ठीक है, राइट। तो अब कितने मेंबर हो गए, 8। और ये अस्ताना डिक्लेरेशन साइन होती है 2017 में। 2022 में SCO की समिट होती है उज्बेकिस्तान में, और वाराणसी को सेलेक्ट किया जाता है एज द SCO रीजन्स फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। फिर 2023 की समिट होती है इंडिया में, और वर्चुअली होस्ट करता है इंडिया, और ईरान बनता है 9th मेंबर। और अभी जो रिसेंट समिट हुई है 2024 में, उसमें बेलारूस ज्वाइन करता है SCO को, एंड इट इज़ अ 10th मेंबर। सो अब 10 मेंबर कंट्रीज हैं SCO में, और मंगोलिया एंड अफगानिस्तान ऑब्जर्वर स्टेटस है। फिर अगर रैट्स किस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, ऐसा क्वेश्चन है, तो आपको लिखना है, आपको करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, SCO। रैट्स का हेडक्वार्टर क्या है, ताशकंद, उज्बेकिस्तान में है इसका हेडक्वार्टर। और ये क्या काम करता है, इसका 3 ऑब्जेक्टिव है, टू फाइट टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म, ठीक है। और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है SCO की, रशियन एंड चाइनीज, ठीक है। और एक बार यहाँ पे देख लो, SCO की जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो क्या है, हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, और ये साल में एक बार मिलती है। सेक्रेटेरिएट कहाँ है SCO का, बीजिंग में है, ठीक है। और रैट्स का तो आपने देख लिया, ताशकंद उज्बेकिस्तान में, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं हुज की, ठीक है। हुज इज द नेम फॉर चीप होमस्पन एल्कोहल, राइट, एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम होचिनो, जो कि अलास्का की एक ट्राइब थी। तो ये मतलब कंट्री मेड लिकर है, सस्ती कच्ची कच्ची दारू बना रहे हैं। और दारू बनाने के 2 प्रोसेस होते हैं, उसमें 2 प्रोसेस इन्वॉल्व है, फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन। सो फर्मेंटेशन में आप क्या करते हो, बेसिकली शुगर आपने ली, वो आप चाहे ग्रेन से निकालो, फ्रूट से निकालो, या शुगर केन से निकालो, उसको ईस्ट के साथ रिएक्ट कराते हो और हीट कराते हो, और फिर अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब ये अल्कोहल सिर्फ, इसमें अल्कोहल क्या प्रोड्यूस होता है, मिथेनॉल भी होता है, इथेनॉल भी होता है, ठीक है। अब उसके बाद आपको डिस्टिलेशन करना पड़ता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ना डिफरेंट इस फर्मेंटेड मिक्सचर में, उनको सेपरेट करना है, फिजिकल सेपरेशन। और उसका बेसिस क्या है कि इन जो लिक्विड है इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। जैसे मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 64 है और इथेनॉल का 78 है। तो पहले किसको कलेक्ट किया जाता है, मिथेनॉल, और मिथेनॉल टॉक्सिक होता है, तो इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो ये सब ना, ये जो हुज बनाते हैं, जो देसी दारू बनाते हैं, वो नहीं कर पाते, ठीक है। वो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते, ये डिस्टिलेशन वगैरह ये प्रॉपरली नहीं कर पाते। तो इससे क्या होता है, वो जो उनका नकली ये ये दारू बनती है, इसमें क्या होता है, मिथेनॉल भी होता है, इथेनॉल भी होता है, और मिथेनॉल टॉक्सिक है ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। इससे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, ठीक है, जिसमें आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, फॉर्मिपिजोल एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो डॉक्टर इथेनॉल और वाटर देते हैं इन 1:1 रेशो, ठीक है। तो आपको होज समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो 50% कोटा सीलिंग, ये इंदिरा साहनी जजमेंट में इंट्रोड्यूस हुई थी ऑफ 1992।
ठीक है, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो 27% कोटा है फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। ठीक है, और उन्होंने दूसरा चीज बोला कि जो रिजर्वेशन के लिए जो क्राइटेरिया होगा ना, वो क्या है, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस, और दूसरा 50% की लिमिट रहेगी वर्टिकल कोटास पे। अब इसके एक्सेप्शन क्या है, 10% कोटा ईडब्ल्यूएस, और इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है ईडब्ल्यूएस कोटा को, क्या बोल के कि जो 50% सीलिंग है ना, वो तो सिर्फ SC ST और OBC कोटा पे एप्लीकेबल है, ये तो एक सेपरेट कोटा है, ठीक है, एक डिफरेंट क्लास के लिए, राइट। सो ये हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, मनी लॉन्ड्रिंग का सेक्शन ये PMLA का सेक्शन 45 रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड ऑल, जिसमें बेल की बात की गई है, ये हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं तो अब दोबारा नहीं देखेंगे। फिर उसके बाद क्लाउड 3.5 सोनेट, व्हाट इज दिस, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होते हैं, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल क्या होते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियोस में, ठीक है, तो हम उसमें नहीं जा रहे। उसके बाद अब हम यहाँ पे, ठीक है, अब ये देखते हैं, अब यहाँ पे कुछ काम करनी है। उसके बाद मैक्का कहाँ पर है, सऊदी अरेबिया में, और हज इज कंसिडर टू बी लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ ह्यूमंस इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद ओट टेकिंग की बात करते हैं। देखो, अभी हमने प्रोटेम स्पीकर के बारे में बात किया, सो ठीक है, ये आर्टिकल 95 क्लॉज 1, ठीक है, अगर स्पीकर का ऑफिस वैकेंट है और डिप्टी स्पीकर का भी ऑफिस वैकेंट है, तो वो रोल स्पीकर का कौन परफॉर्म करेगा, ऐसा मेंबर लोकसभा का जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं उस काम के लिए, और जिस जो होता है प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, ये हमने देख लिया प्रोटेम स्पीकर का क्या काम है, टू एडमिनिस्टर ओ टू न्यूली अपॉइंटेड MPs। अब जो MP है उनका कार्यकाल कब स्टार्ट होता है, उनका कार्यकाल जो 5 साल का वो स्टार्ट होता है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिजल्ट को डिक्लेयर कर देते हैं अंडर सेक्शन 73 ऑफ RPA 1951, ठीक है। कार्यकाल स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि अब उनके कुछ जो राइट्स हैं वो उनको मिलने लगेंगे, जैसे कि वो उनको अपनी सैलरी मिलने लगेगी, ठीक है, अलाउंसेस मिलने लगेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन, ठीक है। और उनका कार्यकाल, उनका टर्म स्टार्ट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पार्टी चेंज कर लो। अगर पार्टी चेंज करोगे तो जिस पार्टी के आप हो, सपोज BJP से आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली किसी MP ने, तो अब BJP पॉलिटिकल जो पार्टी है वो स्पीकर को बोल सकती है कि भाई इस MP को डिस्क्वालीफाई करो अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल से जो इंट्रोड्यूस हुआ था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो इंट्रोड्यूस हुआ था 10th शेड्यूल में, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करते हैं, तो उसके अंदर, उस प्रोविजन के अंदर आप इसको डिस्क्वालीफाई करो MP को, ठीक है। अब आपका कार्यकाल स्टार्ट हो गया है जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, लेकिन आपको डिबेट करना है या वोट करना है लोकसभा में, तो आपको शपथ लेनी पड़ेगी एज पर आर्टिकल 99। अगर आप बिना शपथ लिए पार्टिसिपेट करते हो या वोट करते हो हाउस की प्रोसीडिंग में, तो 500 रुपये की पेनल्टी लगेगी एज पर आर्टिकल 104। लेकिन देर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। क्या एक्सेप्शन है, एन इंडिविजुअल कैन बिकम अ मिनिस्टर, है ना, जैसे कि जयशंकर साहब, विदाउट बीइंग इलेक्टेड टू पार्लियामेंट, और आपको 6 महीने तक ये आप मिनिस्टर रह सकते हो विदाउट बीइंग इलेक्टेड। 6 महीने के अंदर आपको लोकसभा में आप या MP बन चुन कर आओ एज एन MP, और या राज्यसभा में नॉमिनेटेड MP बन कर आओ, ठीक है। सो ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट दिस मिनिस्टर कैन डू, दे कैन पार्टिसिपेट बट नॉट वोट इन दी हाउस प्रोसीडिंग, तो ये है एक्सेप्शन, ठीक है। अब ये शपथ है, पूरी पार्लियामेंट्री ओथ है, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है, थर्ड शेड्यूल में इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ये वर्ड लिखा हुआ है, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और ये ऐड हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल थ्रू 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1963, ठीक है। अब शपथ लेने से पहले जो MPs होते हैं उनको अपना इलेक्शन सर्टिफिकेट लोकसभा स्टाफ को सबमिट करना पड़ता है। अब वो जो ओथ और अफर्मेशन है MPs जो लेते हैं, वो या तो इंग्लिश में ले सकते हैं, या जो 22 लैंग्वेजेस मेंशन है, स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ले सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में ले सकते हैं, इंग्लिश प्लस 22 लैंग्वेजेस स्पेसिफाइड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, राइट। सो अब एक और चीज देख लो, क्या जो MP जेल में है वो शपथ ले सकते हैं, यस दे कैन। कैसे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है इफ एन MP डज नॉट अटेंड पार्लियामेंट फॉर 60 days देयर सीट्स कैन बी डिक्लेयर वैकेंट। तो कोर्ट क्या करता है फिर, स्पेशल पैरोल देता है ऐसे MPs को जो जेल में, जैसे कि अमृतपाल सिंह, अब ये चुनकर आगे MP बन गए, तो अब ये तो जेल में है, लेकिन अब इनको शपथ लेने के लिए स्पेशल पैरोल दिया जाता है 1 दिन का, और ये शपथ लेकर आते हैं, और ये फिर स्पीकर को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम रेगुलरली अटेंड नहीं कर सकते सेशन, है ना, लोकसभा का, क्योंकि हम तो जेल में है। तो ये जो 60 डेज वाला है ना, तो ये स्पीकर की परमिशन इनको मिल जाती है, नहीं तो अगर 60 डेज तक आप रेगुलरली अटेंड नहीं करोगे तो आपकी सीट को वैकेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। सो ये हो गया
ओट टेकिंग के बारे में। ठीक है, अब रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में डिफेंस पैक्ट हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि जो जम्मू एंड कश्मीर के डीजीपी हैं उन्होंने बोला है कि जो भी मिलिटेंट्स को जम्मू एंड कश्मीर में असिस्ट करेगा उनको हम एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस 2005 के अंदर कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर। ठीक है, और ये जो एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस है ना, ये बहुत ज़्यादा सख्त है, स्ट्रिक्ट है कंपेयर टू यूएपीए। यूएपीए से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इसमें लाइफ टर्म या डेथ सेंटेंस आपको मिल सकता है। अब इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन होता है 1917 में, जब जम्मू कश्मीर के महाराजा डोगरा महाराजा उन्होंने ये ऑर्डिनेंस इशू किया था। ठीक है, उनके टाइम में कानून को, लॉ को ऑर्डिनेंस बोला जाता था। फिर 1947 में पार्टीशन होता है, इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है और ये ऑर्डिनेंस को हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं एज अ लॉ। फिर 2019 में आर्टिकल 370 रिपील होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, और जम्मू एंड कश्मीर का जो लीगल फ्रेमवर्क है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कुछ एक्ट को हम रिटेन करते हैं, कुछ एक्ट को रिप्लेस करते हैं। जैसे एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस और पब्लिक सेफ्टी एक्ट को हमने रिटेन किया, दे रिमेन्ड। बाकी रणवीर पीनल कोड जो जम्मू एंड कश्मीर पे पहले एप्लीकेबल था उसको रिप्लेस कर दिया आईपीसी से। ठीक है, आईपीसी से। उसके बाद जो फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 2006 है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1989, या आप बोल सकते हो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, ये भी अब जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल है। ठीक है, और ये जो ट्रायल होता है एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस के अंदर, इट इज कंडक्टेड बाय ए स्पेशल जज। और इस स्पेशल जज को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। बस आपको इतना ही जानना है। अब बात करते हैं केरलम के बारे में। तो केरला असेंबली चाहती है कि वो जो केरला का नाम बदल के केरलम कर दिया जाए। ठीक है, ये मलयालम वर्ड है। ठीक है, तो आर्टिकल 3 में चेंजेस करने पड़ेंगे, आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग हो सकता है ये। ठीक है, अब जो केरलम वर्ड कहाँ मेंशन है? अर्लीस्ट मेंशन ऑफ द वर्ड कैन बी फाउंड इन दी एम्परर अशोकास रॉक एडिक्ट 2। और इस रॉक एडिक्ट में क्या लिखा हुआ है? एवरीवेयर इन द डोमिनियंस ऑफ किंग प्रियदर्शनी। किंग प्रियदर्शनी कौन है? मतलब अशोक, बिलवर्ड ऑफ गॉड्स। ठीक है, एज वेल एज दोज ऑफ हिज फ्रंटियर सॉवरेन सच एज चोड़ा, शोला, पांड्या, सत्यापुत्रा, केरला पुत्रा। और केरला पुत्रा का मतलब होता है लिटरली सन ऑफ केरला। सो ठीक है, इट रेफर्स टू द डायनेस्टी ऑफ चेरास। ठीक है, तो इतना ही जानने की जरूरत है। आप यह देख लेना कि आर्टिकल 3 में आप पार्लियामेंट किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है, बाउंड्री चेंज कर सकती है, नेम भी चेंज कर सकती है जो यहाँ पर चाहिए। ठीक है, और वो नए स्टेट भी बना सकती है बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू पार्ट ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या है? आप कोई ऐसा बिल लेकर आते हो तो वो बिल ना पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, और बिफोर रिकमेंडिंग द बिल प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर। क्यों? ताकि स्टेट लेजिस्लेचर की राय ली जा सके। ठीक है, विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, सो ये है, रीनेम करने के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो वही है, जो प्रपोजल है वो पार्लियामेंट में स्टार्ट हो सकता है, स्टेट लेजिस्लेशन में भी स्टार्ट होता है। सो इट इज गवर्न बाय आर्टिकल 3, तो आप देख लेना। ठीक है, सो फॉलोइंग प्रेसिडेंट एसेंट, अगर बिल पास हो गया सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में, तो क्या होगा? प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाएगी, उसके बाद आपके स्टेट का नेम चेंज हो जाएगा, एंड इट इज एज रिकॉर्डेड इन फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया। आप बात करते हैं पावर मार्केट के बारे में। ठीक है, पावर मार्केट इन इंडिया। देखो, पहला चीज आप समझो, कोल लिंकेजेस क्या होता है? कोल लिंकेजेस का मतलब है कि कोल इंडिया जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम आपको कोल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी, और ये इनको कोल की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती रहेगी, तो सप्लाई डिस्ट्रप्शन नहीं होता है। ये होता है कोल लिंकेजेस। दूसरा चीज है पावर परचेज एग्रीमेंट। अब ये पावर परचेज एग्रीमेंट क्या है? ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होते हैं 20 से 25 साल के। इसमें क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है ये इनका एग्रीमेंट किसके साथ होता है? डिस्कॉम के साथ, है ना, डिस्कॉम के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फाइनली। ठीक है, तो ये कोल इंडिया और इनके बीच में जो है उसको बोलेंगे कोल लिंकेजेस। ठीक है, और ये है पावर परचेज एग्रीमेंट। तो क्योंकि पावर को परचेज करने के लिए एग्रीमेंट हुआ लॉन्ग टर्म। ठीक है, अब पीपीए जो पावर परचेज एग्रीमेंट होते हैं वो ना लॉन्ग टर्म होते हैं, है ना, 25 साल के लिए,
और मतलब एक फिक्स्ड प्राइस पे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। जैसे डिस्कॉम को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो वो एक फिक्स प्राइस देंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स को, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स को, फिक्स्ड प्राइस, वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन पावर मार्केट की जब आप बात करते हो तो इसमें आपको जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना, वो फिक्स प्राइस पे नहीं मिलती, वो क्या होगी, डायनेमिक प्राइस होगा। यहाँ पे क्या होगा, डायनेमिक प्राइस, क्योंकि इट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे यहाँ पे पावर मार्केट में, ठीक है। इट अलाउज जनरेटर टू रिस्पॉन्ड टू शॉर्ट टर्म डिमांड फ्लक्चुएशन एंड सेल सरप्लस पावर इंडिपेंडेंटली ऑफ पीपीएस एट मार्केट प्राइस, ठीक है। सो यहाँ पे मार्केट बेस्ड प्राइसिंग होगी, ठीक है, ठीक है। तो ये जो प्राइस बेस्ड डिमांड रिस्पॉन्स, इट इन्वॉल्व मल्टीपल पार्टीज एंड ग्रेटर रिलायबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इसमें होती है, ठीक है। अब देखो पावर मार्केट को आप, ये पावर मार्केट है, इसको कैटेगराइज कर सकते हो कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिलीवरी टाइमिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे स्पॉट मार्केट है, मतलब रियल टाइम मार्केट फॉर नियर इंटर इमीडिएट डिलीवरी, इंट्राडे, सेम डे कॉन्ट्रैक्ट मार्केट, फिर उसके बाद डे अहेड मार्केट, टर्म अहेड मार्केट, ये सब। अब एक और चीज आपको जानना है, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट क्या होता है। ये मैकेनिज्म है विच अलाउज यूटिलिटीज टू मीट देयर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन बाय बाइंग रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। सो जैसे कोई यूटिलिटीज है, उनकी ना आरपीओज होती है, मतलब उनको कुछ रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन होती है, तो वो क्या करेंगे, ये रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट परचेज कर लेंगे, ठीक है, राइट। सो ये है। और अब बात करते हैं पावर एक्सचेंज के बारे में। पावर मार्केट आर होस्टेड ऑन अ पावर एक्सचेंज, ठीक है। पावर एक्सचेंज पहले यूरोप में इंट्रोड्यूस हुए थे और इंडिया में इसका फ्रेमवर्क है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003 के अंदर, ठीक है। अब इंडिया के अंदर 3 मेजर पावर एक्सचेंज है। पहला है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, जिसका मार्केट शेयर कितना है 90%। उसके बाद है पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, फिर है हिंदुस्तान पावर लिमिटेड, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड। और इन तीनों को रेगुलेट कौन करता है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन करता है। एक और वर्ड मार्केट कपलिंग का मतलब क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस दैट मैचेस बिड फ्रॉम ऑल पावर एक्सचेंज टू डिस्कवर ए यूनिफॉर्म मार्केट क्लियरिंग प्राइस, राइट। सो जो कि एक रिलायबल रेफरेंस प्राइस बन जाता है पॉलिसी मेकर्स के लिए। उसके बाद कैपेसिटी मार्केट क्या होता है, राइट। इसमें क्या होता है कि जो जनरेटर्स है ना, राइट, दे विल बी पेइंग फॉर द अवेलेबल कैपेसिटी, मतलब उनको अवेलेबल कैपेसिटी के लिए पैसा मिलेगा, नॉट जस्ट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दे आर प्रोड्यूसिंग, राइट। सो ये हो गया आपको पीपीए समझ में आ गए। इनफ्लेक्सिबल होते हैं पावर मार्केट, फ्लेक्सिबल है, डायनेमिक है, प्राइस यहाँ पे प्राइस वोलेटिलिटी होगी और यहाँ पे प्राइस स्टेबिलिटी होगी, है ना, क्योंकि आपने फिक्स प्राइस पे 20 से 25 साल के लिए इलेक्ट्रिसिटी की कि हमको इतना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आप सप्लाई कीजिए, ठीक है। तो ये पीपीए पावर मार्केट आपको समझ में आ गया। उसके बाद है चेंगी 6 मिशन के बारे में। चाइना का मिशन है, ठीक है। क्यों न्यूज में, क्योंकि ये ना मून के फार साइड से सैंपल लेकर आया, ठीक है। जैसे मून में ये क्रिएटर है साउथ पोल एटाकिन बेसिन, ठीक है, यहाँ से। अब ये क्या, इससे पहले कोई मून से क्या सैंपल नहीं लेकर आया, लेकर आए यूएस अपोलो, ठीक है, सोवियत का लूना मिशन। लेकिन क्या स्पेशल है, ये जो सारे सैंपल थे ना, ये नियर साइड ऑफ मून से सैंपल लेकर आए थे। और ये जो चेंगे 6 है, ये कहाँ से लेकर आए, ये फार साइड ऑफ मून से लेकर आया, ठीक है। तो हमको ना मून की एक ही साइड दिखती है, अर्थ से हमको मून की एक ही साइड दिखती है, बिकॉज मून इज टाइडली लॉक्ड विद अर्थ, राइट, ठीक है। तो अब ये लूनर साइड के, जो लूनर फार साइड है, जियोलॉजिकली डिफरेंट है फ्रॉम द न्यूअर साइड, क्योंकि यहाँ पर थिकर क्रस्ट है, ज्यादा क्रेटर्स हैं, प्लेन्स कम है, ठीक है। अब जो इंडिया का चंद्रयान 4 मिशन है इसरो का, इसमें भी ये सैंपल रिटर्न मिशन होगा, ठीक है, फ्रॉम द साउथ पोल ऑफ मून, ठीक है। और 2023 में इंडिया, चाइना, जापान, यूएस, रशिया ने अपने लूनर मिशन लॉन्च किए। अब ये मून के लिए नई रेस क्यों देखने को मिल रही है, देखो भाई, लूनर मिशन जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, दे वांट टू एक्सप्लोर हाउ दे कैन स्टे फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑन मून, ठीक है। और मून के रिसोर्सेज को वो मून भी कैसे यूज कर पाए, और मून को वो यूज करना चाहते हैं एज अ लॉन्च पैड, ताकि वो स्पेस में और आगे बढ़ सके, स्पेस में और दूर जा सकें, दूसरे प्लैनेट पे जा सके, दूसरी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज पे जा सके फ्रॉम दी मून, राइट। सो ये चेंगिस 6 मिशन के बारे में, ठीक है। अब आपको सिर्फ यहाँ पे एक याद रखना है, साइपन आइलैंड कहाँ पर है, साइपन आइलैंड कहाँ है, पैसिफिक ओशन में, ठीक है। इट इज द कैपिटल ऑफ नदर्न मरियाना आइलैंड। तो ये ना, ये यूएस की टेरिटरी है, जैसे गुआम और प्यूर्टोरिको यूएस की टेरिटरी है, तो ये भी यूएस की टेरिटरी है, बस यही याद रखना, साइपन आइलैंड। उसके बाद
डिप्टी स्पीकर के बारे में बात करते हैं। देखो आर्टिकल 95 क्लॉज 1 में बोला जाता है कि डिप्टी स्पीकर परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ स्पीकर अगर स्पीकर की पोजीशन वैकेंट है। ठीक है, सो डिप्टी स्पीकर के पास सेम पावर होती है जो स्पीकर के पास होती है अगर वो लोकसभा की प्रेसिडिंग को प्रिसाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 93 में क्या बोला गया? आर्टिकल 93 में बोला गया हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा एज सुन एज मे बी चूज 2 मेंबर ऑफ द हाउस टू बी रिस्पेक्टिवली स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। एज सुन एज मे बी लिखा हुआ है, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बोली है कि इतना टाइम पीरियड के बाद करना पड़ेगा। और आर्टिकल 178 ये स्टेट असेंबलीज के लिए है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई अ टाइम फ्रेम फॉर मेकिंग द अपॉइंटमेंट, कि कब स्पीकर को अपॉइंट किया जाएगा, कब डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ यही लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो इलेक्शन होता है डिप्टी स्पीकर का लोकसभा में, इट इज गवर्न बाय रूल 8 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, सो इलेक्शन शैल बी हेल्ड ऑन द सच डेट एज स्पीकर में फिक्स, एज स्पीकर में फिक्स। तो डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन उस टाइम पे होगा जिस टाइम पे स्पीकर जो डेट स्पीकर डिसाइड करेगा। ठीक है, और डिप्टी स्पीकर इज इलेक्टेड वंस अ मोशन proposing his or her name is carried. Once elected, he usually continues in office until the dissolution of the Lok Sabha. आर्टिकल 94 में क्या बोला जाता है? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर shall vacate his office if he ceases to be a member of the house of the people, है ना? तो अगर वो लोकसभा के मेंबर नहीं रहते हैं तो उनको अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी, और वो रिजाइन भी कर सकते हैं बाय, अगर स्पीकर को रिजाइन करेगा तो करना है तो ही विल राइट टू डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को रिजाइन करना है तो ही विल राइट टू स्पीकर। ठीक है, एंड दे कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द लोक सभा passed by majority of all the then members, majority of all the then member, ये वर्ड याद रखना, then members। ठीक है, ठीक है, पहले स्पीकर कौन थे लोकसभा के? जीवी महाबलंकर। देखो यहां तक 1969 तक जो डिप्टी स्पीकर थे वो रूलिंग पार्टी से थे, फिर उसके बाद अपोजिशन के, फिर रूलिंग के, फिर ये अपोजिशन के कन्वेंशन बन गया। ठीक है, फिर 2014 से 19 तक रूलिंग पार्टी के, और 17 लोकसभा में तो कोई डिप्टी स्पीकर ही नहीं थे। ठीक है, अब इंडिया को डिजास्टर रेजिलियंस क्यों बिल्ड करना है? CDRI, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इंटरनेशनल बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। ठीक है, और हमको क्यों डिजास्टर, ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर रेजिलियंट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों क्रिएट करना है? ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा ईजियर है, कॉस्ट इफेक्टिव है कि हम अभी जो भी बिल्डिंग्स बना रहे हैं उसमें डिजास्टर रेजिलियंस को इनकॉर्पोरेट कर लें, नहीं तो बाद में रेट्रोफिटिंग करना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा और वो डिफिकल्ट भी टास्क है। ठीक है, सो क्लाइमेट स्मार्ट डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमको क्रिएट करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। ठीक है, राहुल गांधी बन गए लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। ठीक है, अब लीडर ऑफ अपोजिशन की जो पोजीशन है, इट इज ऑफिशियली डिस्क्राइब्ड इन दी सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट ऑफ 1977। ठीक है, और इस एक्ट में क्या बोला गया? इट डिस्क्राइब द लीडर ऑफ अपोजिशन एज द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यसभा, और हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा, एज द केस में बी, who is for the time being the leader in that house of the party in opposition to the government, having the greatest numerical strength, having the greatest numerical strength। वो पार्टी जो अपोजिशन में है, चाहे वो लोकसभा में या राज्यसभा में, उसके पास ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है गवर्नमेंट के अपोजिशन में, एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा। तो चेयरमैन को भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा अगर राज्यसभा की बात कर रहे हो, स्पीकर को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा लोकसभा की बात कर रहे हो। ठीक है, एक 10% का रूल है कि 10% आपके पास सीट्स होनी चाहिए। ठीक है, उसको लीडर ऑफ अपोजिशन पोजीशन दिया जाएगा, उस पार्टी के लीडर को लीडर ऑफ अपोजिशन का पोजीशन दिया जाएगा। सो ये कन्वेंशन है। ठीक है, देखो ये 1977 के एक्ट में मेंशन है। ठीक है, ये हमने अब समझ लिया। ठीक है, numerical strength according to a conventional understanding, in order to get the post of leader of opposition, a party must have at least 10% of MP in the house, अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा। ठीक है, अब लीडर ऑफ अपोजिशन की पोजीशन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे बहुत सारी हाई पावर कमिटीज में उनका एक रोल होता है, जैसे कि CBI के डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं इस कमेटी को, लेकिन इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी होंगे एक एज अ मेंबर। CVC, CIC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, लोकपाल, इन सारी जो इम्पोर्टेंट बॉडीज हैं इनमें अपॉइंटमेंट करना है तो यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन का भी रोल होता है। ठीक है, और जब आप बात करते हो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा कम एट नंबर 7 along with यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, NSA, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM, वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग एंड फॉर्मर PMs एंड चीफ मिनिस्टर।
ठीक है, सो ये बात कर ली हमने लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में। ठीक है, एक ये टर्म है कोहैबिटेशन का, फ्रांस से रिलेटेड है। इसका मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दो डिफरेंट पार्टी से होंगे, सेम पार्टी से नहीं होंगे, तभी कोहैबिट कर रहे हैं। ठीक है, फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। ठीक है, वहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट है वो एक्सटर्नल अफेयर, फॉरेन अफेयर्स पे फोकस करते हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो डोमेस्टिक पॉलिसीज पे फोकस करते हैं। अब सीबीआई ने केजरीवाल को क्यों अरेस्ट किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सीबीआई के बारे में जान लेते हैं। 1963 में स्टैब्लिश हुआ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमिटी। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है सीबीआई? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। It is governed by Delhi Special Police Establishment Act of 1946. It is a premier investigating police agency in India. ठीक है, and it coordinates on behalf of Interpol. So Interpol के behalf पे ये coordinate करती है, investigate करती है इंडिया में। मोटो क्या है? इंडस्ट्री, इम्पार्शलिटी, इंटीग्रिटी, मतलब 3I। ठीक है, और कंपोजिशन इट इज हेडेड बाय अ डायरेक्टर, सीबीआई डायरेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया। कौन से केसेस इन्वेस्टिगेट करती है? एंटी करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, स्पेशल क्राइम्स एंड सो मोटो। अब ये दो चीज़ें, जनरल कंसेंट क्या होती है, स्पेसिफिक कंसेंट क्या होती है। मतलब अगर किसी स्टेट में कोई क्राइम हुआ है या कुछ हुआ है, एक्टिविटीज हुई है, इकोनॉमिक ऑफेंस हुआ है, उसको अगर सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना है तो उसको हर बार उस स्टेट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब स्टेट ने जनरल कंसेंट दे रखी है। लेकिन जब बात करते हैं स्पेसिफिक कंसेंट की, तो सीबीआई वुड हैव टू अप्लाई टू द स्टेट गवर्नमेंट इन एवरी केस। ठीक है, सो ये हो गया सीबीआई के बारे में। अब बात करते हैं जेपी मॉर्गन इंडेक्स के बारे में। अब क्या न्यूज़ है कि जो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उसको जेपी मॉर्गन इंडेक्स का, ये इंडेक्स है एक, ठीक है, ग्लोबल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, उसमें इंक्लूड कर लिया गया। अब इसके क्या मायने, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन, क्या इंपॉर्टेंस है? देखो, इससे क्या होगा, इंडिया में कैपिटल इनफ्लो होगा, पैसा आएगा। ठीक है, कैपिटल इनफ्लो होगा। ठीक है, तो कैपिटल इनफ्लो होगा, पैसा आएगा इंडिया में, तो हम अपने फिजिकल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और इससे ये क्या ये भी होगा कि लिक्विडिटी बढ़ जाएगी इंडिया में। ओनरशिप बेस जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का वो बढ़ेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है? ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है टू मीट इट्स फिजिकल नीड। ठीक है, तो हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल इनफ्लो होगा, और इससे ये भी पता चलेगा जो इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर, दे विल हैव द कॉन्फिडेंस इन इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो इतना ही जानना है इसमें। अब हाँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अभी ओनली इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड डेजिग्नेटेड अंडर द फुल्ली एक्सेसिबल रूट आर इंडेक्स एलिजिबल। अब फुल्ली एक्सेसिबल रूट क्या है? इट वॉज इंट्रोड्यूस बाई आरबीआई टू इनेबल नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन स्पेसिफाइड गवर्नमेंट बॉन्ड्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, सो दे आर फुल्ली एक्सेसिबल टू बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर। ठीक है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट लिमिट नहीं है फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, लिक्विडिटी हाई है। ठीक है, इट इज इशूड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंट्रोड्यूस बाई आरबीआई इन द ईयर 2020। ठीक है, ये है FAR। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यस इमरजेंसी के बारे में। कहानी आपको पता है, देखो 50 साल हो गए, 1975 में इम्पोज हुई थी, 1977 तक रही थी, 2024 में इसको 50 साल पूरे हो गए। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी अंडर आर्टिकल 352, जिसमें बोला जाता है वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबेलियन। ठीक है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबेलियन, इंदिरा गांधी जी ने किस क्लॉज का सहारा लिया था? इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस कर दिया जाता है बाद में आर्म रेबेलियन। ठीक है, और ठीक है, इससे पहले इमरजेंसी लगी थी, हाँ 1962 में लगी थी, 1971 में लगी थी। क्या रीजन थे? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर। सो दिस वाज द ओनली इंस्टांस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो कि इंदिरा गांधी जी ने लगाई। ठीक है, उसमें आर्टिकल 358, इसमें क्या होगा, आर्टिकल 358 इट फ्रीज द स्टेट ऑफ ऑल लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय आर्टिकल 19। ठीक है, एज सोन एज इमरजेंसी इज इम्पोज्ड। ठीक है, आर्टिकल 358 में जितनी भी लिमिटेशन लगती है ना, सरकार के ऊपर थ्रू आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, वो हट जाती है ना। उसके बाद आर्टिकल 359 में क्या है? इट एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू सस्पेंड द राइट ऑफ पीपल टू मूव कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ देयर राइट्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। ठीक है, अब ये 1974 में नवनिर्माण मूवमेंट होता है गुजरात में, वहाँ के चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। फिर बिहार में स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, जेपी उनके लीडर बनते हैं, जेपी मूवमेंट स्टार्ट होता है, वो संपूर्ण क्रांति का और टोटल रिवोल्यूशन का नारा देते हैं। ठीक है, फिर 1975 में क्या होता है, इंदिरा गांधी जी का जो चुनाव होता है उसको निरस्त कर दिया जाता है, वो जीतती हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। लेकिन राज नारायण जो उनके अपोजिशन में लड़ रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई इन्होंने इलेक्टोरल मार प्रैक्टिस की है, तो जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट,
वो मान लेता है इस बात को, फिर वो जाती है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से उनको पार्शियल रिलीफ मिलता है कि आप प्राइम मिनिस्टर तो रह सकते हो बट आप पार्लियामेंट अटेंड कर सकते हो, वोट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या होता है, बोलती है कि 25 जून को हम इमरजेंसी लगाएंगे। तो प्रेसिडेंट कौन होते हैं उस टाइम पे, फखरुद्दीन अली अहमद, उन्होंने साइन किया था इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन, ठीक है। और कैबिनेट को इन्फॉर्मेशन मिला नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है। तो इसलिए बाद में जो है कि कैबिनेट की रिटर्न रिकमेंडेशन होनी चाहिए। उनके बेटे संजय गांधी वो 5 पॉइंट प्रोग्राम लेकर आ गए। आप देखो चेंजेस क्या हुए हैं इस इमरजेंसी की वजह से। पार्लियामेंट ने पास किया 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिससे कि जुडिशियल रिव्यू को रोक दिया गया, इट बार द जुडिशियल रिव्यू ऑफ इमरजेंसी। फिर 39th अमेंडमेंट एक्ट आता है, इसमें क्या बोला गया, इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर कुड नॉट बी चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। सो इट टुक अवे जुडिशरी राइट टू हियर इलेक्शन पिटीशन, वाइडेंड द अथॉरिटी ऑफ यूनियन टू एनक्रोच ऑन द स्टेट सब्जेक्ट, गेव पार्लियामेंट अनब्रिडल्ड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन विद नो जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल। मतलब किसी भी पार्ट को अमेंड कर दो, उसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। और पार्लियामेंट कोई लॉ बना रहा है किसी भी डीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उनका भी आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। तो ये सारे चेंजेस किए थे। कुछ और यहाँ पे देख लो, ये यहाँ पे देखो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, प्रीएम्बल में क्या चेंज हुआ, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किया जाता है। फिर आर्टिकल 51A जो कि फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है वो ऐड होता है, ठीक है। डीपीएसपी में क्या चेंज होते हैं, 4 डीपीएसपी नए ऐड किए जाते हैं, 39, 39A, 43, 48। आप इसको ऐसे याद रखना, चिल्ड्रन, लीगल एड, ठीक है, इंडस्ट्री, फॉरेस्ट, क्लिफ, CLIF, तो इस तरीके से आप याद कर लेना। उसके बाद ट्राइब्यूनल से रिलेटेड आर्टिकल 323A एंड 323B ये इंट्रोड्यूस होता है। पार्लियामेंट, राइट, इट वाज it ensured the 42nd constitutional amendment ensured that president is bound to the advice of the cabinet, ठीक है। और 7th शेड्यूल में क्या चेंज होते हैं, स्टेट लिस्ट से कुछ जो सब्जेक्ट है उनको कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। फिर उसके बाद आती है जनता सरकार और जनता गवर्नमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है। वो क्या करती है, राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर देती है एज अ फंडामेंटल राइट और उसको एक लीगल राइट बना देती है। इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड था उसको आर्म रेबेलियन से रिप्लेस कर देती है इन कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। और एक बात बोली जाती है कि आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, अगर इमरजेंसी लगी है तब भी, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट, ठीक है। रिटर्न रिकमेंडेशन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद डीपीएसपी में एक नया डीपीएसपी ऐड होता है, आर्टिकल 38, मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। और नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड कुछ सेफ गार्ड वो इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और सो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये है इमरजेंसी के बारे में, तो ये हमने देख लिया, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।